Hello and welcome everyone to the current affairs session. In this video, we are going to discuss two important news. First is the cryptocurrency and what are the challenges behind it with India, related to India and the world also, and why the Indian government is ready to ban all the private currencies with the law. Second, we'll discuss the ASER report, that is Annual Status of Education Report 2021, and देखेंगे क्या इस रिपोर्ट में है, what that report says about the rural education in India, what are the differences between a government going student and a private school student, and we'll try to analyze that also, the report which has come. So we'll be discussing these two important news today. So these are the two topics covered, that is the cryptocurrency and what are the challenges or concern associated with it, and why India wants to ban the cryptocurrencies, all the private cryptocurrencies. Next, we'll discuss the annual status of education report 2021. What are its findings? Basically, this report has told that what in the rural areas, there is a gap between the education of government school students and private school students. There is a gap, and what is the gap and what are the different reports? We are going to discuss this also and analyze it. So let us start with the cryptocurrencies. So what actually is a cryptocurrency? Cryptocurrency होता क्या है? तो सबसे पहले इट इज अ डिजिटल करेंसी, डिजिटल फॉर्म में है, ऑनलाइन फॉर्म में है, इट इज नॉट इन द फिजिकल फॉर्म. डिजिटल इसलिए एक डिजिटल करेंसी है. सेकंड, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड. डिसेंट्रलाइज्ड मतलब क्या हो गया? दैट इट इज नॉट अ सेंट्रल अथॉरिटी जो कि इसे बना रहा है, जो इसे कंट्रोल कर रहा है. देयर आर लॉट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स which comes up with the Bitcoin and other cryptocurrencies. तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो कि एक्चुअली में क्रिप्टो करेंसी को बना रहा है एंड प्रोड्यूस कर रहा है, ना ही इसको कंट्रोल कर रहा है. तो इंडिया के केस में अगर हम देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो कि रुपी को कंट्रोल करती है, चाहे उसका हम प्रिंटिंग ले लें या फिर डिस्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी ले लें, बैंक्स को कंट्रोल करती है, इंडियन बैंक्स को. तो प्रॉपर रेगुलेशन है एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी, इंडियन करेंसी के हिसाब से रुपी का. बट इन द केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं है, कोई इसका सेंट्रलाइज्ड फॉर्म नहीं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है. साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज के साथ साथ ये अनरेगुलेटेड है. दीज आर अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी. व्हाट डू यू मीन बाय अनरेगुलेटेड? दैट इज देयर इज नो लॉ. See, it is not being controlled by any authority. Obviously, if it is not being controlled by, it is not a centralized currency as rupee or the US dollars and other nationalized currency. It is not a nationalized currency. So it is unregulated. There is no law behind it. And if there are no laws, then obviously there will be a threat to the economy, to the nations worldwide and for India also. जब आप कहीं रेगुलेशन देंगे ही नहीं, किसी चीज को कंट्रोल करेंगे ही नहीं, तो फिर तो उसका कोई एक्सट्रीम फॉर्म ले लेगा वो. इंडिया में भी चेक्स एंड बैलेंसेस है, लॉज में भी हर जगह हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस हमने देख रखा है. इंडिया में चेक्स एंड बैलेंसेस प्रेजेंट है. बट इन द केस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज ऐसा कुछ है नहीं. चेक्स एंड बैलेंसेस कोई लॉ नहीं है. हार्डली एक ही नेशन ने, एल सल्वाडोर ने अब तक किसी लीगल टेंडर माना है, इंडिया ने नहीं माना है, बाकी कंट्रीज में नहीं मान रही. ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है क्रिप्टो करेंसी के साथ. इसे प्राइवेट ओनर्स हैं, वो खुद माइन कर रहे हैं, वो अपने आप माइन करते हैं, दे अर्न करते हैं, एंड देन वो डिस्ट्रीब्यूट होता है मार्केट में. पूरा सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से कंट्रोल होता है. कोई एक प्रॉपर एक होता है कि इफ इंडियन आरबीआई इंडियन इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग इट, लेट्स से यूएस इज रिकॉग्नाइजिंग इट, तो यूएस भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है इसे, इट इज नॉट अ लीगल टेंडर. बट हाँ, क्रिप्टो करेंसी से क्या हो रहा है? एक्सचेंजेस हो रहा है. वी कैन बाय थिंग्स फ्रॉम दिस इन अ डिजिटल फॉर्म. So it is a digital currency,
a decentralized one, unregulated digital currency. साथ ही साथ क्या है ये? It is a digital asset. See, people are investing in digital in this cryptocurrency. So investing at, what do you mean investing? By investing they are getting high return on investment, that is ROI. इनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बहुत ज्यादा, इट इज वेरी हाई, क्योंकि इसका रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है. इट इज वेरी हाईली वोलेटाइल इन नेचर. क्रिप्टो करेंसी का रेट जो है, वैल्यू जो है, बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, एंड इफ इट फॉल्स डाउन तो बहुत ज्यादा फॉल डाउन होता है. इज नथिंग स्टेबल. नहीं तो हम देखते हैं क्या है, रुपी एंड डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है, लेट्स से 1 रुपी इक्वल्स टू $1 इक्वल्स टू 76 रुपीज. अगर ये चीज है तो कहीं ना कहीं अप डाउन एक लिमिटेड रेशियो में होता है, बैंडविड्थ में होता है. ऐसा नहीं कि एक $1 बिकम्स, टुडे इट विल बी 100 रुपीज एंड टुमारो इट विल बी 10 रुपीज. ऐसा तो है नहीं, बट एक टाइम पीरियड के साथ होता है. सेम इज द केस, ये जो है क्रिप्टो करेंसी के साथ जो केस है वो कुछ उल्टा है. आज अगर लेट्स से 1 बिटकॉइन इक्वल्स टू 100 रुपीज टुडे, टुमारो इट विल बी 10,000 रुपीज. तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है. एंड साथ ही साथ क्या है, इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होता है. दैट इज वाई पीपल आर इन्वेस्टिंग ऑन इट एंड क्रिएटिंग एज एन एसेट, कि इन्वेस्ट कर दिया, आफ्टर अ फ्यू इयर्स विल गेट वेरी हाई रिटर्न्स फ्रॉम इट. तो सो व्हाट इज अ क्रिप्टो करेंसी? इट इज अ डिजिटल करेंसी, अ डिसेंट्रलाइज्ड वन एंड अनरेगुलेटेड वन, एंड इट इज अ टाइप ऑफ डिजिटल एसेट आल्सो. How crypto coins are created? See, there are puzzles होते हैं जो कि कंप्यूटर्स जो रहते हैं नेटवर्क में कनेक्टेड, वो सॉल्व करते हैं पजल. इफ द माइनर्स जो माइन कर रहे हैं बिटकॉइन, जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, वो अगर वो पहले पजल को सॉल्व कर देते हैं, दे अर्न अ बिटकॉइन, एंड इस तरह से वो अर्न करते हैं, एंड देन वो ब्लॉकचेन में वो वेरीफाइड एंड सिक्योर होते रहता है हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, एंड वो डिस्ट्रीब्यूट होता है मार्केट में. तो कंप्यूटर सॉल्व करता है, इधर कंप्यूटर सॉल्व करेगा या फिर कोई माइनर सॉल्व करेगा. एंड अगर माइनर सॉल्व कर लेता है, देन दैट माइनर इज अर्निंग अ बिटकॉइन, एंड एक बिटकॉइन जाता है मार्केट में, एंड दिस इज, ये हम इनसे परचेज करते हैं. तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ क्रिप्टो करेंसी माइनिंग. बन कैसी रही है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है? तो एज आई सेड, इट वर्क्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. इन अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देयर आर मेनी कंप्यूटर्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इंफॉर्मेशन पास ऑन होता है एक दूसरे से, एंड वो जो हमने देखा क्रिप्टो करेंसी किस तरह से बन रहा है, तो इसको कहते हैं कि बहुत ही सेफ टेक्नोलॉजी है ये, इसे हैक नहीं कर सकते हैं. इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हैक दिस टेक्नोलॉजी. इसलिए लोग भी बहुत ही सिक्योर फील कर रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि दे आर थिंकिंग ये तो अब साइबर अटैक होगा नहीं, साइबर फ्रॉड हो नहीं सकता, इट इज सेफ टेक्नोलॉजी और द सेफेस्ट वन in the recent times. It is very wise to invest in it and get a high rates of return. Next, this cryptocurrency, there is no middleman or any institution working in the transaction of the cryptocurrency. For example, let's say today we are using UPI, that is GPay और PhonePe. हम इसे बहुत ज़्यादा यूज करते हैं. तो ये भी एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है. हमारा जो रुपी है, इसे हमने फिजिकल में भी रखा है एंड डिजिटल फॉर्म में भी बना दिया है, एंड वी आर यूजिंग दोज डिजिटल करेंसी और डिजिटल रुपी थ्रू द यूपीआई पेमेंट्स. ठीक है. तो इसमें क्या, इसमें रेगुलेशन है. ट्रांजैक्शन कहाँ से हो रहा है? बैंक से हो रहा है. सारा जो ट्रांजैक्शन का जो हिस्ट्री है, बैंक इंडियन बैंक जो है जिसमें हमारा अकाउंट है, दे आर एक्टिंग एज ए मीडियम. ये मीडियम है, मिडिल मैन जिसे कहते हैं, मीडियम है. बट इन द केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी ऐसा कुछ है नहीं. बैंक में आपका अकाउंट रहे या ना रहे, दैट डज नॉट क्रिएट, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, एंड वहां से हम परचेज करते हैं, वहां से हम इन्वेस्ट भी करते हैं, एंड वहां से हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. तो देयर इज नो मिडिल मैन, कोई बीच का है नहीं जहां से ट्रांजेक्शन हो रहा है, एंड कोई इसे कंट्रोल नहीं कर रहा है. ये एक नेटवर्क बेसिस पे काम करता है, एंड कोई सेंट्रल, जैसे मैंने बताया, डिसेंट्रलाइज्ड है, तो कोई इसका सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है कंट्रोल करने के लिए. ये कंसर्न क्यों है नेशंस के लिए? देखो, पहला तो अनरेगुलेटेड, इट इज अनरेगुलेटेड. अनरेगुलेटेड है तो ये प्राइवेट जो
प्राइवेट पीपल हैं या फिर प्राइवेटली जो कोई भी माइनर्स कह लें हम, जो माइन कर रहे हैं, जो अर्न कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, वो इसका मिसयूज कर सकते हैं। मिसयूज कहाँ होगा? सिक्योरिटी ऑफ द नेशन के लिए हो जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो सकता है, क्योंकि अनरेगुलेटेड है। तो अब वो उसका मिसयूज होके टेररिस्ट एक्टिविटीज, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स के लिए, ये जो आजकल ड्रग्स का बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, इसमें भी यूज नेगेटिव यूज हो सकता है। वेरियस आर्म्स के लिए हो सकता है कि हाँ वो प्रोडक्शन कर रहे हैं बहुत, जो कि किसी भी नेशन के सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। साथ साथ इकोनॉमी को भी ये जो क्रिप्टो करेंसीज है सारे नेशंस की इकोनॉमी के लिए भी वो हार्मफुल है। दैट क्रिएट्स अ थ्रेट टू द इकोनॉमी। अब इंडिया के लिए क्या कंसर्न है? देखो, इंडिया में है, पूरी इकोनॉमी के लिए इंडिया में जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, हमारी फिजिकल पॉलिसी हो गई, इंडियन रुपी हो गया, तो सबके लिए कहीं ना कहीं सब में इम्पैक्ट करेगा क्रिप्टो करेंसी। इसलिए यहाँ पर हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है बहुत ज्यादा टेंशन में दिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कीजिए। इंडिया का जो स्टैंड है अभी, इंडिया ने आरबीआई ने वार्न किया है कि नहीं, आप क्रिप्टो करेंसी में लिए नहीं यूज करेंगे, उसमें ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रिसेंटली बिल के साथ आ रही है पार्लियामेंट में, जो विच विल बैन ऑल दी ट्रेडिंग इन द प्राइवेट करेंसीज। तो ये प्रॉपर स्टेप लेने वाला है, इसलिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं वो हमें अवेयर कर रहे हैं कि डू नॉट ट्रेड विद द क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। आरबीआई रिसेंटली ने आरबीआई ने कहा है कि बाय द ईयर एंड, यानी आपको दिसंबर लास्ट तक, वो एक जो प्रॉपर जो नेशनलाइज डिजिटल करेंसी है उसके साथ आएगी, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होगी इंडिया में। तो इसके लिए बात चल रही है अभी। तो इसलिए ये मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी इंडियन रुपी को भी इम्पैक्ट करेगा। एंड ऑन दी होल जो हमारी इकोनॉमी जो है, देयर इज अ हाई चांस ऑफ कोलैप्सिंग द इकोनॉमी। इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है हमारी, एक प्रॉपर रेगुलेशन नहीं रहा तो इन द लॉन्ग रन। चलो एक एक करके हम देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे इम्पैक्ट करेगा। सी दिस अ टर्म नोन एज डॉलराइजेशन। ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब किसी भी, डॉलराइजेशन मींस यूएस डॉलर की हम बात कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में डॉलर का इन्फ्लो ज्यादा हो गया, अगर डॉलर हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसको कहेंगे डॉलराइजेशन हो रहा है, डॉलर आ रहा है एंड पीपल आर यूजिंग दोस डॉलर्स, यूएस डॉलर्स, फॉर एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। हम इंडियन रुपी को छोड़ के यूएस डॉलर यूज कर रहे हैं फॉर बाइंग थिंग्स, तो वहां कहेंगे डॉलराइजेशन हो रहा है। जब डॉलराइजेशन किसी भी कंट्री में होता है तो उस कंट्री की जो फिएट करेंसी रहती है, दैट इज देयर ओन करेंसी, दैट इज इंडिया के केस में जो रुपी है, इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट कर जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि कोई इसको यूज ही नहीं करेगा। जब यूज ही नहीं करेगा तो डॉलर ही यूज करेगा, तो डॉलराइजेशन हो गया उस कंट्री में। और जब रुपी की वैल्यू घट गई या किसी भी कंट्री के फिएट करेंसी की वैल्यू घट गई, तो वहां की मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं रहती है। मॉनेटरी पॉलिसी किसके लिए हम इंडिया में यूज कर रहे हैं? रुपी के लिए, डॉलर के लिए तो यूज नहीं कर सकते हैं, दैट इज अ फॉरेन करेंसी। तो जब रुपी का वैल्यू रहेगा ही नहीं, लोग यूज ही नहीं करेंगे, तो फिर कंट्रोल किसे करेगा? वो बाहरी करेंसी को तो नहीं कर सकते। डॉलर को कंट्रोल यूएस बैंक करेगा, इंडियन जो आरबीआई है वो रुपी को करेगा। तो अगर हम क्रिप्टो यूज करने लगते हैं और रुपी का वैल्यू घट जाता है, यानी क्रिप्टोराइजेशन हो रहा है इंडिया में, एंड जो इंडिया की जो फिएट करेंसी है दैट इज रुपीज, उसका वैल्यू घट जाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी हमारा काम नहीं करेगा। सो व्हाट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी? इट इज अ पॉलिसी जो कि सेंट्रल बैंक, इंडिया के केस में आरबीआई, इसे यूज करती है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द रुपी इन द इकोनॉमी। इससे क्या होता है? बेसिकली इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट है मॉनेटरी पॉलिसी का, कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई यूज करती है, इट इज अ टूल क्योंकि आरबीआई यूज करती है कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन। एक प्रॉपर जो इंडिया में है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इसे यूज करती है। तो जब हमारे रुपी को कंट्रोल कर रही है, इसलिए अगर डॉलराइजेशन हो गया, क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू हम ज्यादा करने लगे, उसे यूज करने लगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी इनइफेक्टिव हो जाएगी। सेम केस हुआ था लेटिन अमेरिकन कंट्रीज में। इन्होंने क्या किया था कि अपने करेंसी की वैल्यू की यूज, अपने करेंसी की यूज नहीं करते थे, ये डॉलर को यूज करने लगे, इससे ज्यादा वैल्यू देने लगे। इनकी कंट्रीज की जो मॉनेटरी पॉलिसी वो इनफेक्टिव हो गई थी, वो दूसरे बाहर की कंट्री के लिए मॉनेटरी पॉलिसी यूज नहीं कर सकते।
तो उसमें केस में क्या हुआ कि वैल्यू उनके घटते गए, तो वो इकोनॉमिक लॉस हो गया उन्हें, डॉलरेशन बढ़ गया। इसलिए क्रिप्टोराइजेशन अगर बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी स्पेशली मॉनेटरी पॉलिसी तो बेकार हो जाएगी, इट विल बी ऑफ नो यूज, आरबीआई का हैंड्स कट जाएंगे, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगी महंगाई को, अगर महंगाई बढ़ रही तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, घट रही तो बहुत ज्यादा घटेगी, इस तरह से इशू क्रिएट हो जाएगा। तो नेक्स्ट, फिजिकल पॉलिसी को कैसे लॉस होगा, लॉस ऑफ सीनियरेज रेवेन्यूज। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल लेट्स से आप हमारे पास 5 रुपये गवर्नमेंट दे रही है हमें, 5 रुपये, ठीक है, जो कॉइन आता है, और उस कॉइन को बनाने में सरकार को लगा 2 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, दैट इज 3 रुपीज का। ये जो रेवेन्यू होता है एक किसी का कॉइन से, किसी नोट से, तो वो उसे कहते हैं सीनियरेज रेवेन्यू। तो ये जब हम यूज ही नहीं करेंगे रुपये को, तो ये लॉस हो जाएगा सरकार को, हमारे गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा। ये 3 रुपए का जो लॉस मिल रहा है एक 5 रुपए कॉइन से, एंड सब कॉइन से अलग अलग, 10 रुपए के नोट, 10 रुपए नोट उससे अलग उन्हें प्रॉफिट है, रेवेन्यू जा रहा है, जैसे रेवेन्यू गोइंग टू द गवर्नमेंट, अब वो गवर्नमेंट क्या लॉस हो जाएगा। फिर टैक्स इवेशन बढ़ जाएगा। व्हाट इज द टैक्स इवेशन, जो इसको हम कहते हैं टैक्स चोरी, इलीगल मेथड्स है थ्रू विच वी सेव टैक्सेस। व्हाई टैक्स इवेजन विल इंक्रीज, टैक्स इवेजन विल इंक्रीज बिकॉज देयर विल बी नो अकाउंटिंग of the incomes. Cryptocurrencies में क्या है, प्राइवेट ट्रेडर्स है, एंड सिंस दे आर नॉट कंट्रोल्ड, since these cryptocurrencies are not controlled, so people will start showing their income less, they will hide their incomes, and they are unregulated currencies, तो टैक्स इवेजन या टैक्स चोरी बढ़ जाएगी। एंड जब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं रहेगी, देयर विल बी अ बर्डन ऑन द फिजिकल पॉलिसी, एंड अकेले फिजिकल पॉलिसी कुछ गवर्नमेंट हमारी जो है कुछ कर नहीं पाएगी, प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि आरबीआई इज द मेन एंड सेंट्रल अथॉरिटी टू कंट्रोल, कहीं ना कहीं आरबीआई का रोल ज्यादा होता है गवर्नमेंट से इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने में, हमारी इकोनॉमी को रन करने में। So there will be a loss, a burden to fiscal policy also. टैक्स चोरी बढ़ जाएगी, बर्डन बढ़ जाएगा, एंड जो सरकार को रेवेन्यू आ रहा है, द रेवेन्यू विच गवर्नमेंट इज गेटिंग फ्रॉम प्रिंटिंग ऑफ द और पब्लिशिंग अ कॉइन और प्रिंटिंग ऑफ द नोट, वो रेवेन्यू जो है लॉस में हो जाएगा। नेक्स्ट है रुपी को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडियन रुपी को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, देखो कैपिटल आउटफ्लोज होने लगेगा। लेट्स से अभी अभी कहाँ जो हमारा रिसेंट सिनेरियो है, क्रिप्टो करेंसी जो है कहाँ बनती है, फॉरेन कंट्रीज में माइन होती है, एंड हम जो एक्सचेंज कर रहे हैं रुपी को, इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहा है, पैसा पैसा हमारा बाहर जा रहा है, कैपिटल आउटफ्लोज हो रहा है। इन दैट केस हम और अभी गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसी के साथ एफडीआई को लाने की कोशिश करती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा, जब हमारा ही पैसा बाहर चला जाएगा तो इकोनॉमी वीक हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी विल बी एट अ स्टेक, वो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जब हमारा खुद का रुपी विल गो आउट रादर देन इन्वेस्टिंग इन इंडिया, पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग आउटसाइड, सो व्हाट विल हैपन, इकोनॉमी विल क्रैश। देन अगर लेट्स से अगर हम क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में माइन कराते हैं तो फिर इनफ्लोज होने लगेगा, एंड इससे क्या होगा, कैपिटल अकाउंट वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जब इनफ्लोज हो रहा है, जब हमारे जो पैसा बाहर से इधर इंडिया में आ रहा है, एंड क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत ही हाईली वोलेटाइल इन नेचर है, प्रॉफिट बढ़ता है तो 40% एट वन नाइट बढ़ जाता है, घटता है तो 60% घट जाता है, देयर इज नो प्रॉपर एक पैटर्न फॉलो नहीं होता है क्रिप्टो करेंसी में। इससे क्या होगा कि कैपिटल अकाउंट वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। आज लेट से जो 10 रुपी इक्वल्स टू वन बिटकॉइन, कल देखेंगे कि 1000 रुपीज हो गया इक्वल्स टू 1 बिटकॉइन। ऐसे में ट्रेडिंग करना किसी भी एक इकोनॉमी के लिए वाइज नहीं है, ये बहुत ज्यादा ही इश्यूज क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट वोलेटिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भी राइज करेगी। तो इसमें क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी किसे कहते हैं, दैट देयर इज नो कंस्ट्रेंट्स, देयर आर नो इश्यूज इन कन्वर्टिंग योर रुपी टू द फॉरेन करेंसीज एंड कन्वर्टिंग फॉरेन करेंसीज टू इंडियन रुपी। मतलब अगर आपके पास जितना अमाउंट है, लेट्स से 5000 करोड़ है,
इसे आप डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर लीजिए, कोई इसमें रोक नहीं होगा, ये इंक्रीज कर जाएगा कन्वर्जन। ये अगेन हमारे कंट्री के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि राइट नाउ इंडिया क्या कर रहा है, पार्शियल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। इससे क्या होता है कि आप एट अ टाइम पूरे पूरे जो अपना जो आपका जो रुपया है वो आप एट अ टाइम पूरा कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी फॉरेन में करेंसीज में या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। एक पार्शियल है ताकि इंडिया में वो जो रुपया रहने जो इंडिया में जो जरूरत है एक इकोनॉमी को रन होने के लिए वो बना रहे। आप एट अ टाइम आप पूरे का पूरे रुपये को चेंज कर दीजिएगा तो फिर क्या होगा, वो बाहर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एंड अगेन इंडिया के रुपये को इससे हार्म होगा। ये कहीं ना कहीं अगेन इश्यूज विल बी क्रिएटेड फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो इस तरह से ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी रुपये को इम्पैक्ट करेगा क्रिप्टो करेंसी, अगर हम इसको अलाउ कर देते हैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना। नेक्स्ट थ्रेट क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे मैंने बताया कि देखो मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ जाएगा, पीपल विल मिसयूज दिस, वो टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए दे देंगे, फंडिंग के लिए चला जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा कि वो जो हमारे जो एक्सट्रीमिज्म रहते हैं, जो ट्राइबल्स है, वहां पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, मिसयूज होगा, आर्म्स बनाएंगे, इलीगल आर्म्स। इस तरह से ड्रग ट्रैफिकिंग में पैसा जाएगा, अभी इलीगल है वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग होने लगेगा। एंड साथ साथ प्राइवेसी को भी थ्रेट है। तो क्या होता है, देखो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड कोई इसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी है नहीं, तो फॉर एग्जाम्पल इफ इन केस डेटा लीक कर जाता है, इनसे साइबर अटैक हो जाता है ऑन क्रिप्टो करेंसीज, तो अब चूंकि कोई रेगुलेशन है नहीं, तो हमारे जो डेटा है जिससे हम ऐप में लॉग इन कर रहे हैं, केवाईसी कर रहे हैं, वो क्या होगा, दैट विल बी लीक्ड। इसलिए प्राइवेसी को भी थ्रेट है। नेक्स्ट क्या इश्यूज हो जाएंगे, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हो जाएंगे। अब देखो क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज सबको है नहीं, एवरीवन डज नॉट हैव दिस नॉलेज कि क्रिप्टो करें, हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, हाउ टू बाय दिस, हाउ टू यूटिलाइज दिस क्रिप्टो करेंसी। सो इट विल क्रिएट अ गैप, someone will have too much money and someone will have too less money. Right now we have already have gap, but government क्या करती है, various policies आती है to reduce those gap, those inequality, and cryptocurrencies are unregulated currency। इससे क्या होगा, there will be a huge gap, socio economic gap will be created, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टेड हमारी कंट्री में है। नेक्स्ट क्या है, ये जो करेंसी है ये किसी इंश्योरेंस से बैक्ड अप नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय बैक्ड अप, देखो क्या होता है कि इफ यू हैव एन अकाउंट इन एनी बैंक, इंडिया में अगर अकाउंट है किसी बैंक में, तो अगर वो बैंक कोलैप्स कर जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, इंश्योर करती है कि अगर आपका पैसा वहां पे उस बैंक में है और वो बैंक कोलैप्स कर गई, यू विल गेट अ अमाउंट ऑफ 5 लाख इन केस ऑफ कोलैप्सिंग ऑफ बैंक। तो आपको 5 लाख रुपीज मिलेगा, इंश्योर्ड है। आप किसी भी बैंक में अगर आपका पैसा है, अमाउंट डिपॉजिट है एंड दैट बैंक इज कोलैप्सिंग, बंद हो जा रहा है बैंक कुछ रीजन से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 लाख रुपीज देगी। सिमिलरली यूएस में भी ऐसा है, वहां भी इंश्योरेंस होता है बैंक अकाउंट में, बट क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा नहीं है, कोई इंश्योर्ड नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि वो क्रिप्टो करेंसीज कोलैप्स कर जाते हैं, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, तो इतना जो इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, वी आर डूइंग द इन्वेस्टमेंट, देन विल सफर अ ग्रेट लॉस, बिकॉज दैट those investments, those cryptocurrencies are not insured from any bank or from any authority, कोई इंश्योरेंस है नहीं, इसलिए अगेन देयर इज अ इशू बिहाइंड इट। नेक्स्ट, रिसेंटली ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2021 आया था। इस रिपोर्ट ने क्या कहा कि देयर इज अ थ्रेट टू मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल रिस्क टू द गवर्नमेंट एंड सिस्टमैटिक रिस्क टू फाइनेंशियल सिस्टम, and increased usage of the cryptocurrency could reduce the abilities of the central government to implement monetary policy। क्योंकि अगर वो बढ़ता है, जैसे मैंने समझाया, if it increases then monetary policy will become ineffective, वो यूज में रहेगा ही नहीं, आरबीआई का हैंड्स कट जाएगा। तो दीज आर द इश्यूज जो है क्रिप्टो करेंसी के साथ, इसलिए गवर्नमेंट कंसर्न में है कि
गवर्नमेंट का कोई रोल रहेगा नहीं क्रिप्टो करेंसी को लेके। इसलिए सारे प्राइवेट जो ट्रेडिंग जो है रिसेंटली एक बिल के साथ, लॉ के साथ गवर्नमेंट बैन करने वाली है। तो इतने इश्यूज होने के बाद भी वाई वी एंड यू आर रेडी टू इन्वेस्ट इन द क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत ही रिटर्न और उसमें सबसे ज्यादा हाई है क्रिप्टो करेंसी में। हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? वी से कि चलो कहीं लैंड खरीद लेते हैं, कहीं जमीन खरीद लेते हैं, किसी फ्लैट खरीद लेते हैं, रियल एस्टेट में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि हमारा 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल रिटर्न अच्छा हो। बट यहाँ आपको उससे भी ज्यादा रिटर्न देता है क्रिप्टो करेंसी। तो देयर इज अ हाई रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। इट इज अ सिक्योर टेक्नोलॉजी विच कैन नॉट बी हैक्ड, सो पीपल फील सेफर। वो सेफ फील करते हैं कि इट कैन नॉट बी हैक्ड। एंड इजी टू इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर, जो प्रोसीजर है इन्वेस्टमेंट करने का वो बहुत ही ईजी है। तो इंडिया में हम स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए क्या है, इसका इसमें जो रेगुलेशन होता है कि प्रॉपर्ली आपको एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए किसी बैंक में टू इन्वेस्ट ऑन इट। इसमें प्रॉपर रेगुलेशन होता है। बट इन दिस केस आपको कोई अकाउंट की जरूरत नहीं है। बाय इंस्टॉल एनी ऐप, इन्वेस्ट फ्रॉम इट। कोई भी बहुत ही इजी प्रोसीजर इसका इजी है इन्वेस्टमेंट का, कि इतना जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर में नहीं जाना पड़ता है, इसलिए ये यूजर फ्रेंडली हो जाता है। एंड ड्यू टू दीज रीजंस people are ready to invest in the cryptocurrencies. So according to a report, India has world largest cryptocurrency holders, that is 10.07 crore. एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि इंडिया के पास सबसे ज्यादा लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स है। और एक सर्वे कंडक्ट कराया गया था जिसने कहा था सो दैट 19% ऑफ द अर्बन इंडियंस विल इन्वेस्ट इन वर्चुअल करेंसी इन द 6 मंथ्स। तो आने वाले 6 महीने में देयर आर चांसेस कि दैट अर्बन इंडियंस विल इन्वेस्ट in these currencies, and people are investing in these currencies just for to get a better return. Now again, a report published by that is Global Crypto Adoption Index 2021 released by Chainalysis has placed India second out of 154 nation in investing in cryptocurrencies. So these are the stats, these are the statistics and reports that this index has placed second position for India में investment में. So how many, there are many lots of people investing in the cryptocurrencies. So there are high risk because जैसे मैंने बताया क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट इंश्योर्ड, एंड इफ देयर इज एन अटैक, ऑनलाइन अटैक, साइबर अटैक, देन सबका पैसा डूब जाएगा। सो व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द इंडियन गवर्नमेंट? इंडियन गवर्नमेंट का चैलेंजेस क्या है कि वो जब रेगुलेशन करे तो कैसे रेगुलेशन करे, क्या चैलेंजेस आते हैं रेगुलेशन में? सो इट वर्क्स, जैसे पता है हमें क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। इट वर्क्स ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड कौन माइन कर रहा है? दीज आर द प्राइवेट पीपल, हम जैसे लोग हैं। सो यहाँ पे ओनर इज अनसर्टेन, पता ही नहीं किसे रेगुलेट करना है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट डजंट नो रेगुलेशन बनाए तो किसके लिए बनाए, इसका ओनर कौन है? देयर इज नो ओनर, सेंट्रलाइज नहीं है। इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, डिजिटल करेंसी। तो पता ही नहीं है किसे रेगुलेशन किसे करे, रेगुलेशन बनाए तो किसके लिए बनाए। तो ये सब प्राइवेटली माइन करते हैं इसे। नेक्स्ट है वोलेटिलिटी, जो नेचर है क्रिप्टो का वो बहुत ही वोलेटाइल हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है कि इसे अगर मान लो रुपी से फिक्स भी कर दे, चलो कहते हैं कि रुपी एंड क्रिप्टो करेंसी, लेट्स से बिटकॉइन इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, तो रुपी एंड बिटकॉइन का वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं, जैसे रुपी एंड डॉलर का हमने फिक्स कर रखा है। चलो ठीक है, ये ऐसे ऐसे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। बट इतना ना वॉलेटाइल है, इसमें चेंजेस इतने ज्यादा हो जाते हैं एक ही दिन में कि अगेन फिक्स नहीं कर सकते। इकोनॉमी को प्रॉब्लम हो जाएगी, एक्सचेंज रेट में प्रॉब्लम हो जाएगा। अगेन दीज आर द इश्यूज। दैट इज वाई वो रिसेंटली क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 आने वाला है, जो कि बैन करेगा प्राइवेट ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसीज। एंड आरबीआई हैज डिसाइडेड टू कम अप विथ अ with its own digital currency, cryptocurrency. So what is the way forward? What should the government do for these cryptocurrency? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस क्रिप्टो करेंसी को भी? नाउ सबसे पहले हम डिफाइन करें क्रिप्टो करेंसी। डिजिटल करेंसी अगर हम कहते हैं
तो हमारी रुपी भी डिजिटल करेंसी के फॉर्म में है एंड क्रिप्टो करेंसीज आर ऑल्सो डिजिटल करेंसी। अगर हम डिजिटल करेंसी का हम एक ऑन दी होल लेके चल रहे हैं तो इसमें क्रिप्टो भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन करना है कि आप डिफाइन करें कि व्हाट एक्चुअली इज अ क्रिप्टो करेंसी, आप क्या डेफिनेशन लाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या लाती है। तो फर्स्ट थिंग इज टू डिफाइन द क्रिप्टो करेंसी। सेकंड क्या है कि क्रिप्टो करेंसी को आप एसेट डिक्लेयर कीजिए कि आप किसी एसेट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक से एसेट जैसे ही एसेट डिक्लेयर किया जाएगा देन द रेगुलेशन ऑफ सेबी विल कम एंड द गेन ऑन दिस एसेट विल बी सब्जेक्टेड टू टैक्सेशन, यानी कि जो भी गेन कर रहे हैं उस पर टैक्स देना पड़ेगा। एंड जब टैक्सेशन के अंडर में आ जाएगा विल गेट टू नो द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन इट। हमें पता चलेगा कि क्या आइडेंटिटी, कौन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, जब हम टैक्सेशन में इसको लेते आएंगे, एसेट डिक्लेयर कर देंगे तो प्रॉपर रेगुलेशन आ जाएगा, जो कि इसमें जो गेन रहेगा दैट विल बी subjected to taxation and this will get to know who are investing in it, who are the people investing in it. Third thing is government of India, not only government of India but all the government globally should come up for the regulation for all the stakeholders. Stakeholders कौन कौन में, एक तो जो प्रोड्यूसर है, मतलब जो माइनर बेसिकली कह लें, एंड नेक्स्ट कौन है, कंज्यूमर्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर ग्लोबल लॉ की जरूरत है, ग्लोबल रेगुलेशन की जरूरत है, देयर इज अ नीड फॉर ग्लोबल रेगुलेशन, क्योंकि अब की एक पर्टिकुलर कंट्री ये डिजिटल फॉर्म में है, कोई पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड है ही नहीं। जब तक हम सारे मिलके, सारे कंट्रीज ग्लोबली मिलके मीटिंग करके देयर शुड बी अ ग्लोबल रेगुलेशन फॉर दिस क्रिप्टो करेंसी, किस तरह से लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए एंड जो लोकल लॉ है उसको बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिव इफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। These things could be done by the government. चलिए नेक्स्ट देखते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 के बारे में, जो रूरल एरिया में किया गया था उसे हम डिस्कस करते हैं। तो इसे प्रथम फाउंडेशन रिलीज करता है, इट इज रिलीज बाय द प्रथम फाउंडेशन एंड इट इज एन एनुअल सर्वे that aims to provide annual estimates of children's schooling status and basic learning levels for each state and rural district in India. तो basically बच्चों का क्या schooling status है, how much they are learning, how much gap is there, what should be done, how far they have improved. So these things are being surveyed through this in the rural household, in the rural district in India. So it is a household based rather than a school based survey. So ये जो survey है it is ये school based survey नहीं होता, ये household बेस्ड सर्वे होता है सारे हाउसेज में। इससे करने से क्या होता है कि पूरा पिक्चर क्लियर होता है, those who have never been to school or have dropped out, as well as those are in government schools, private schools, religious schools or anywhere else. So it gives you a total picture, a household based survey gives you a total picture that what kind of schooling is being done in the rural areas. ये रूरल आया है रिसेंटली ये, एंड ड्यू टू द पैंडेमिक पिछले 2 साल से क्या हो रहा है, ये फोन बेस्ड सर्वे हो रहा है, फिजिकल फॉर्म में नहीं हो रहा है। ड्यू टू पैंडेमिक इट इज बीइंग अ फोन बेस्ड सर्वे, फोन करके वो सर्वे कर रहे हैं डिफरेंट हाउस होल्ड में। सो व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट? सो इट कवर्स 25 स्टेट्स एंड 3 UTs. So let's see the involvement. In 2018, the same report was published by the same institution. So enrollment in the government school was 64.3% and it increased to 70.3%. Somewhat there is a 6% increase in the enrollment of the government school. And on the other hand, there is a decrease in the private schools. 32.5% was enrollment in the private schools in 2018 and 2021 में क्या हुआ है 24.4 that is 24.4% enrollment ये decrement हुआ है। What are the other reports? There's a demand of the private tuitions has increased. Annual status of education report shows 10.7% Karnataka school students took private tuition in 2018
and this jumped to 20.5% in 2021. There is a high demand for private tuitions due to the pandemic. Report says demand for private tutors increasing across the country due to prolonged school closure. Pandemic में schools एक बहुत ही large gap हुआ, around 19 months to 18 months close हुआ है school. ये एक large gap create किया है. That is why tutor की demand, private tuitions की demand बढ़ गई है. Now this shows the people are still focusing on quality education. एक तो गवर्नमेंट स्कूल्स में लोग फोकस कर रहे थे, there's an increment in the enrollment of the government schools, but there is still an increment in the demand of the tutor, which means there's an increase. People are looking for quality education which is not being provided by the government schools. So there's an increase in private tuitions also in the rural areas. This report covers only the rural areas. So what are the other reports? Enrollment in private schools for children in age group 6 to 14 years drops from this to 18. As we have seen that it is being dropped in the private schools, and in government school it is increasing. What is the positive trend? Out of school children in 15 to 16 age group dropped down 6.6 in 20 from 12 point. So basically the children who are dropping down from or leaving the school completely has been dropped down. That means again the enrollment either in the government or in the private school has increased. Children are preferring to study. Now, what are the learning gaps here in this report? From 30% children taking private tuitions in 2018, it has increased up 10% more, which is 40% in 2021. तो 40% जो स्टूडेंट है वो इंक्रीमेंट हुआ है प्राइवेट ट्यूशंस में. These are the major finding of the reports. कि enrollment in the government schools have increased, private tuitions have been increased, and another thing is the percentage of enrolled children who have smartphone at home. So there is an increment from 2018 to 2021 in the government school student and in the private school student as well. But if we are considering government school student, that it is a drastic change, that is 29.6% to 63.7% in 2021. But there is again an issue here. 26.1% of children having smartphone at home yet not having access to the device. They have the smartphone but they do not know how to run those smartphones. They don't know how to access those devices, because in the rural areas what happens, there are many issues. There are lack of infrastructure development. इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप नहीं है. सच एज क्या इश्यूज आते हैं? एक तो हम लाइट की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी कभी रहती है कभी नहीं रहती है, पावर कट. नेक्स्ट कनेक्टिविटी इश्यूज, पता चला टावर नहीं आ रहा है, छत पे जाना है टावर लेने के लिए. ये सब इश्यूज हैं हमारे रूरल एरियाज में. नेक्स्ट लैक ऑफ एजुकेशन भी है. प्रॉपर जो डिजिटल एजुकेशन होना चाहिए, यूजेस कैसे हो, हमें डिजिटल को यूज करना है फॉर ऑनलाइन स्कूलिंग, ये सब वहां लैक करता है रूरल एरियाज में. दैट इज व्हाई दे हैव बॉट द स्मार्टफोन बट दे डोंट नो हाउ टू एक्सेस इट. So what are the reasons behind enrollment in the government schools? The main and the overall reason is the pandemic, COVID-19. So what COVID-19 has done, we all know. But in this case, that why students in the rural areas are enrolling in the government schools more. So COVID-19 has impacted their parents' income. What they used to earn, they went down economically. Second, it has also impacted the small private schools. जो छोटे प्राइवेट स्कूल्स थे जहाँ पे बेसिकली पेरेंट्स प्रेफर करते थे भेजना, तो वो भी इकोनॉमिकली उन्हें भी प्रॉब्लम्स हुआ है, बंद हो गए हैं, वो शट डाउन हो गए. अब ऑप्शन क्या बचता था? गवर्नमेंट स्कूल.
तो कोविड-19 ही ओवरऑल जो मेन रीजंस है वो इनके पेरेंट्स को भी इम्पैक्ट किया है एंड जो प्राइवेट स्कूल्स थे ऑलरेडी छोटे-छोटे रन हो रहे थे उन्हें भी इम्पैक्ट किया, इसलिए एनरोलमेंट इन द गवर्नमेंट स्कूल्स बढ़ गए हैं। तो गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? अब हमने देखा कि किस तरह से ट्यूटर का डिमांड, प्राइवेट ट्यूशंस का डिमांड बढ़ गया है, एनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूल में बढ़ गया है, स्मार्टफोन्स इंक्रीज कर गए हैं, बट स्टिल एजुकेशन गैप है। प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स आर बेटर देन द गवर्नमेंट स्कूल। तो व्हाट शुड गवर्नमेंट डू? देखो रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, दे हैव कट डाउन द एजुकेशन बजट बाय 6%। 6% से इन्होंने कट कर दिया है एंड स्कूल्स को बहुत ज्यादा इससे, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं हमारे, उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा उन्हें। देन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? देखो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द वीकर और पुअर सेक्शन सोसाइटी में है, उसमें वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को भी ऑप्शन ले सकती है टू डिक्रीज द लर्निंग गैप इन द स्टूडेंट्स। Government has already come up with so many policies and so many policy, and DBT government is giving DBT, that benefit transfer to the poorer section, but it is a great opportunity। ठीक क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रहे हैं, जो हमें पता है दीज आर द पीपल हु आर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अगर उन्हें वो डीबीटी देते हैं, अगर वो कुछ इंसेंटिव्स के तौर, टोकन्स के तौर पे उन्हें मदद करते हैं, तो क्या होगा? दे विल बी एबल टू प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। वो ट्यूशंस रख लेंगे, वो कुछ करते, लर्निंग गैप जो इतने सालों का है, एंड देयर आर अदर लर्निंग गैप्स जो क्रिएट हो गए हैं बिटवीन द प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स एंड द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। तो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक तो गवर्नमेंट ये भी कर सकती है। नेक्स्ट क्या कर सकती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मार्टफोन्स, तो प्रॉपर्ली फ्रीली ना करे, बट हाँ कुछ इसका परसेंटेज करे। लेट्स से एक स्मार्टफोन 10,000 में आ रहा है, तो कुछ परसेंटेज कवर हमारी गवर्नमेंट कर ले, लेट्स से कि 6,000 गवर्नमेंट विल पे, और लेट्स से 4,000, सम परसेंटेज 60%, 40%, 50%, whatever the government feels like, वो कवरेज कर ले एंड आस्क दोज parents who are sending their children to the government schools to buy these smartphones in the case of online education। next क्या है? next ये कि they should come up with the online education equipment in the government schools। proper जो online education की requirement है, वो हमें गवर्नमेंट को आना पड़ेगा कि हाँ आप अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को इक्विप करें प्रॉपर जो की रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। बस अभी पैंडेमिक हुआ है, लेट्स से कुछ और एजुकेशन क्लैमिटीज आ गई, कभी फ्लड्स अक्सर आते रहते हैं, देयर आर फ्लड्स कमिंग अप राइट नाउ। अभी चेन्नई में आ गया सदर्न इंडिया में, तो ये फ्लड्स मुंबई में भी आता था, फ्लड्स कॉमन हो गए इंडिया में, मोस्ट बढ़ गए पहले से। तो ये क्या प्रॉपर इक्विप कर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, वहाँ जो टीचर्स जो स्टाफ हैं, जो पढ़ाने वाले टीचिंग स्टाफ है, उनको प्रॉपर बता दें कि किस तरह से लेना है, साथ साथ जो स्टूडेंट एनरोल्ड हैं उन्हें भी प्रॉपर यूज बता दें, एक्सेस करना बता दें। ये अगर टीचिंग अवेयरनेस क्रिएट कर रही है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन होपफुली ये कहने की बेटरमेंट की तरफ जाएगा एंड पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स मोर देन द प्राइवेट स्कूल्स। सो व्हाट आर द स्टेप्स स्कूल्स कैन टेक? स्कूल्स हमारे क्या स्टेप्स ले सकते हैं? एक तो हमने देखा कि अराउंड 1.5 ईयर्स के बाद से स्कूल खुले हैं एंड जो प्रेप, जो छोटे बच्चे हैं प्रेप नर्सरी स्कूल के, उन्होंने स्कूल क्लासरूम देखा ही नहीं आज तक। एंड जो हायर जो लेट्स से 4th स्टैंडर्ड में थे स्टूडेंट, वो इतने दिन बाद जा रहे हैं, तो फिजिकल फॉर्म ऑफ टीचिंग प्रॉपर्ली वो उतना कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि कोविड नॉर्म्स, जो बेसिकली कोविड नॉर्म्स जो रेगुलेशन है गवर्नमेंट के, हर एक स्टेट के हैं, उनको वो स्कूल्स फॉलो करे। प्रॉपर social distancing with mask, with sanitizers, these things should be adopted by the schools। नेक्स्ट क्या है कि स्टाफ जो स्कूल का है, दो स्कूल स्टाफ शुड बी कंप्लीटली वैक्सीनेटेड। व्हाट इज द थर्ड थिंग कि हम टीचर्स को एक स्टेप लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स के लिए, कोप अप विद देम। इतने साल का गैप हुआ है एंड वो प्रॉपर ऑफलाइन टीचिंग में नहीं थे, दे वर स्टडिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी ऑफलाइन टीचिंग और स्कूल स्टूडेंट्स। बड़े तो कोप अप कर लेते, 11th 12th स्टैंडर्ड के तो कोप अप कर लेते, बट फॉर द जूनियर स्टूडेंट्स इट इज वेरी हार्ड टू कोप अप
एंड दे ऑल्सो हैव मेंटल स्ट्रेस भी उन्हें है कोविड की वजह से, कि उनके घर में कोई डेथ हो गया, कोई कोई ऐसे इश्यूज क्रिएट हो गए कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से घर में बंद रहना पड़ा, तो मेंटली भी वो स्ट्रेस हुए हैं। तो टीचर्स एंड स्कूल्स सबको एक स्टेप लेना पड़ेगा एक प्रॉपर रन करने के लिए, एंड वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा जो कोप अप करेंगे ऑफलाइन एजुकेशन के साथ बच्चे जो आ रहे हैं स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर द गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जैसे मैंने बताया, सबसे पहले डिजिटलाइज करें आप गवर्नमेंट स्कूल्स को। गवर्नमेंट स्कूल में जब तक इन्वेस्टमेंट, कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, जब तक हमारे जो स्कूल्स डेवलप नहीं करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स एट पार विद द प्राइवेट स्कूल्स नहीं होंगे और नियर बाई एटलीस्ट नहीं होंगे, एंड क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तब तक कि वो एनरोलमेंट बढ़ेगा नहीं। अभी बढ़ रहा, हो सकता है कुछ साल बाद वो डिक्रीज करने लगे, अगेन प्राइवेट स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रॉपर आप डिजिटलाइज करें कंसिडरिंग द रिसेंट सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक एंड फ्यूचर कैलामिटीज ऑल्सो, फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है, तो डिजिटलाइज करें तो क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट क्या करें, ये रिकॉग्नाइज करें ई क्लासेस एंड ऑनलाइन ट्यूशन जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको ऐसे लेजिटिमेट कंसिडर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट विल शुड हैव टू कंसिडर दीज ई क्लासेस एंड ऑनलाइन ट्यूशन एज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, क्योंकि अभी ई क्लासेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, दे हैव टू इंक्रीज अ लॉट एंड पीपल नीड टू अडॉप्ट विद दीज थिंग्स। तो गवर्नमेंट शुड ऑल्सो रिकॉग्नाइज ई क्लास एंड ऑनलाइन ट्यूशन। नेक्स्ट क्या है ना, स्कूल्स को तुरंत शट नहीं करें ड्यू टू एनी रीजंस, एज लॉन्ग एज देयर इज नॉट सीवियर थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या होता है, स्कूल्स हमारे क्लोज होते हैं, सबसे पहले कोई भी इश्यूज आता है स्कूल्स क्लोज होते हैं। स्कूल को इतनी जल्दी बंद नहीं करें, इससे स्टडीज इंपैक्ट पड़ती है, बच्चों पर इम्पैक्ट पड़ता है। रिसेंट क्या हुआ है, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बढ़ गया, सबसे पहले स्कूल्स बंद हुए हैं। Now parents are demanding to reopen the schools, so schools should not be shut immediately, इतनी जल्दी schools आप नहीं बंद कीजिए, take some time and see if the cases are rising, if see the situation, if it is considering the situation, if the situation is turning worse, not good, then only shut the school at a time। आप तुरंत स्कूल शट कर देंगे, बंद कर देंगे फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड, तो ऑब्वियसली बात है वो एक लार्ज एजुकेशन गैप हो जाएगा। एंड सम एक्सपर्ट्स ऑल्सो पॉइंट आउट कि ये जनरेशन गैप भी हो सकता है कि 2 साल से स्कूल नहीं गए, 2.5 साल से स्कूल नहीं गए, तो देयर आर मेनी इश्यूज रिलेटेड टू इट। तो गवर्नमेंट शुड take consider these things while shutting the schools immediately and completely for a long period of time, for such a long period of time, that things, these are the things which government can take to improve the and reduce the education gap between the students. So thank you for watching this current affairs session, hope you enjoyed.